नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग आरोह पुस्तक के अंतर्गत जिस पाठ का अध्ययन पिछले वीडियो में किए थे उसके प्रश्न अभ्यास पे आएंगे। तो प्रश्न अभ्यास से संबंधित प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, बाजार का जादू चढ़ने और उतरने पर मनुष्य पर क्या असर होता है? तो बाजार का जादू चढ़ना आप ये जान गए हैं, अर्थात बाजार के प्रति आकर्षण होना। बाजार में जो जो वस्तुएं हैं एक अच्छे ढंग के पैकेज के हिसाब से आपके सामने प्रस्तुत की जाती हैं, तो उसका आकर्षण बढ़ जाना। तो कह रहे हैं कि जादू चढ़ने और उतरने पर मनुष्य क्या क्या प्रभाव पड़ता है। जादू चढ़ने पर उन वस्तुओं को भी वह खरीदने लग जाता है जिन वस्तुओं की उसको आवश्यकता नहीं है। बाद में भले उसको एहसास हो कि यह तो पैसा बेकार का ही मैंने गंवाया है, और जादू उतरने पर वही एहसास ही होता है। जादू चढ़ते समय तो चीज़ें खरीद लेता है, लेकिन जादू उतरने पर एहसास होता है कि हाय मैंने ये क्या किया। दूसरा प्रश्न है, बाजार में भगत जी के व्यक्तित्व का कौन सा सशक्त पहलू उभर कर आता है? क्या आपकी नज़र में उनका आचरण समाज में शांति स्थापित करने में मददगार हो सकता है? देखिए, भगत जी की जब भी बात आती है तो हम लोग चूरन बेचने वाले भगत जी बस इतने तक ही समझ पाते हैं। वास्तव में लेखक ने दो बातों का जिक्र किया है। भगत स्वयं विक्रेता भी हैं और खरीदार भी हैं। दोनों स्थितियों को लेखक ने दिखाया है। तो विक्रेता के रूप में बाजार को वास्तव में सार्थकता प्रदान करते हैं, क्योंकि जितना उनके उनके अस्तित्व के लिए है, जितनी उनकी ज़रूरत है, उन ज़रूरत को पूरा करने के बाद फिर वो बाज़ार शून्य हो जाता है। वो बच्चों को अपने चूरन बांटने लग जाते हैं, यानी आप कह सकते हैं कि एक तरह की वो समाज सेवा करने लग जाते हैं। और खरीदार के रूप में वे वहीं पर जा रहे होते हैं जहां पर उनकी आवश्यकता होती है। बाकी के बारे में लेखक ने कहा कि बाकी सारे सजे धजे माल हों या और कोई भी चीज़ें हों, उनको वे आशीष ही देते हैं। मन में किसी तरह की दुर्भावना नहीं है, लेकिन खरीदार के रूप में उनका मन भरा है कि हमें यही चीज़ लेनी है। मन में वह निर्धारित करके जाते हैं, अपना लक्ष्य निर्धारित करके जाते हैं। तो भगत की ये दोनों चीज़ों की, दोनों बातों का जिक्र होना चाहिए उत्तर में। तो इसी में बात हो रही है कि क्या आपकी नज़र में उनका आचरण समाज में शांति स्थापित करने में मददगार हो सकता है? बिल्कुल। बाजार का मतलब ही लेखक ने ये बताया है कि एक दूसरे की आवश्यकता की पूर्ति करने का ये स्थान है, और जब बाजार शोषण का कारण बन जाएगा तब वह बाजार नहीं रह जाएगा। वहाँ पर अशांति या उसके कारण अशांति फैलेगी ही। तो भगत जैसे ही खरीदार और उन्हीं के जैसे विक्रेता होने चाहिए, तभी समाज में शांति स्थापित रहेगी। तीसरा प्रश्न है, बाजारूपन से क्या तात्पर्य है? किस प्रकार के व्यक्ति बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं, अथवा बाजार की सार्थकता किसमें है? तो बाजारूपन कहना चाहते हैं कि जब कपट हो जाए। कपट न सिर्फ विक्रेता में बल्कि खरीदार में भी, कि हम इनको ठग लें, ये इनको ठग लें, यही इसी बात में सफलता अपनी समझ रहे हैं। तो यहाँ पर कपट है। किस प्रकार के व्यक्ति बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं? तो भगत जी का उदाहरण आप दे दीजिएगा। इससे पहले भगत जी के बारे में हमने चर्चा कर ली थी। प्रश्न संख्या 4, बाजार किसी का लिंग, जाति, धर्म या क्षेत्र नहीं देखता, वह देखता है सिर्फ उसकी क्रय शक्ति को।
इस रूप में वह एक प्रकार से सामाजिक समता की रचना कर रहा है। आप इससे कहाँ तक सहमत हैं? तो निश्चित रूप से ये बात सही है कि बाजार सिर्फ क्रय शक्ति देखता है, पैसा देखता है। बाजार के लिए महत्वपूर्ण है पैसा। तो जाति, धर्म, स्थानीयता, लिंग, ये सारी चीज़ें समाप्त हो जाती हैं जब लाभ देखा जाता है। तो इस दृष्टि से इसमें एक अच्छाई भी है कि अन्य पहलुओं को वह नहीं देखता है, या एक तरह से समाज में विभाजनकारी तो बाजार को एक जगह कहा ही है, बाजार जो आज का बाजारूपन को जब बता रहे हैं तो, लेकिन उसी बाजार में ये एक अच्छाई भी है। 5वां प्रश्न, आप अपने तथा समाज से कुछ ऐसे प्रसंग का उल्लेख करें जब पैसा शक्ति के परिचायक के रूप में प्रतीत हुआ है। तो आज के समय में इसके हजारों उदाहरण मिलेंगे जब पैसे की शक्ति काम न आई हो। तो भारतीय संस्कृति में इसको बहुत बार चिताया जाता है, बहुत बार बताया जाता है कि जब आपकी डोली उठेगी तो कोई काम नहीं देगा, पैसा, धन दौलत यहाँ से वहाँ पर ले जाने के लिए साथ में नहीं होगा। किस डोली उठने की बात कर रहा हूँ आप समझ रहे होंगे। पाठ के आसपास का पहला प्रश्न महत्वपूर्ण है। बाजार दर्शन पाठ में बाजार जाने या न जाने के संदर्भ में मन की कई स्थितियों का जिक्र आया है। आप इन स्थितियों से जुड़े अपने अनुभवों का वर्णन कीजिए। मन खाली हो, जब मन खाली हो यानी लक्ष्य निर्धारित न हो कि हमें क्या करना है, बाजार जा कर के क्या खरीदना है, तब आप जो चीज़ आकर्षित करेगी, जो वस्तु आकर्षित करेगी, आप उसी के तरफ आकर्षित हो जाएंगे। आमंत्रण या निमंत्रण शब्द का प्रयोग किया है लेखक ने। तो आप स्वयं के वश में नहीं रहेंगे। मन खाली न हो, मन खाली न होने का मतलब आप निश्चय नहीं कर सकेंगे कि क्या चीज़ लेना है। देखिए, मन भरा होना एक अलग चीज़ है। मन भरा होना का मतलब आपने निश्चय कर लिया है कि हमें ये वस्तु खरीदनी है। और मन खाली न होना, आपका मन भरा तो है ज़रूर, लेकिन किस चीज़ से भरा है ये नहीं पता। तो कोशिश ये करनी है कि मन खाली न होने का मतलब, अगर इसके सकारात्मक पहलू को देखें तो मन भरा होना चाहिए, यानी जो भी वस्तु हमें खरीदनी उसके लिए लक्ष्य निर्धारित, उद्देश्य निर्धारित करके जाएं। मन बंद हो, मन बंद होना यानी जबरदस्ती आप निर्धारित ही न कर सकें कि क्या लेना है। तो मन बंद होने का मतलब आपके अंदर निर्धारण क्षमता समाप्त हो जाएगी। मन बंद होने का यही अर्थ है। मन में नकार हो, मन में नकार हो तब भी कुछ नहीं खरीद सकेंगे। बाजार के असली मकसद को नहीं समझ पाएंगे। आपके मन में ये आएगा कि हर एक विक्रेता मुझे धोखा देने वाला है, या किसी भी वस्तु के प्रति, इसीलिए उन्होंने इच्छा निरोधस तप की बात को कहा कि ये तो व्यंग्यात्मक रूप से आ जाती है कि हर चीज़ को आप मना कर रहे हैं। जो वास्तव में आपके लिए आवश्यक है उसे तो आपको खरीदना इसी संसार में है, सांसारिकता के साथ आप जी रहे हैं। बाकी पाठ के आसपास के जो प्रश्न हैं उतने महत्वपूर्ण नहीं हैं, यद्यपि कि आप इसे अवश्य पढ़ लीजिएगा। भाषा की बात, भाषा की बात के अंतर्गत कोड मिक्सिंग की बात किया है। कोड मिक्सिंग और कोड शिफ्टिंग दो अलग अलग चीज़ें होती हैं।
कोड मिक्सिंग यानी किसी अन्य भाषा के प्रचलित शब्दों का अपनी भाषा में प्रयोग करना। ये प्रश्न भाषा की बात का प्रश्न संख्या 3 की बात कर रहा हूँ। तो अन्य भाषा में प्रचलित शब्दों का प्रयोग अपनी भाषा में करना, ये कोड मिक्सिंग होता है। और इसमें जिक्र नहीं किया है, लेकिन जान लीजिए इससे संबंधित कोड शिफ्टिंग क्या होता है। कोड शिफ्टिंग, अगर आप किसी एक भाषा में बात कर रहे हो और तुरंत आप दूसरे भाषा में चल दें या उस अपनी बातें कहने लग जाएं, तो ये होता है कोड को शिफ्ट कर देना, यानी अंतरण कर देना। ठीक है, कोड अंतरण हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 अच्छा प्रश्न है भाषा की दृष्टि से। नीचे दिए गए वाक्यों के रेखांकित अंश पर ध्यान देते हुए उन्हें पढ़िए। निर्बल ही धन की ओर झुकता है, इसमें ही को रेखांकित किया गया है। लोग संयमी भी होते हैं, भी रेखांकित है। सभी कुछ तो लेने को ही जी होता है, तो रेखांकित है। ऊपर दिए गए वाक्यों में रेखांकित अंश ही, भी, तो निपात हैं, जो अर्थ पर बल देने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। वाक्य में इनके होने न होने और स्थान क्रम बदल देने से वाक्य के अर्थ पर प्रभाव पड़ता है। मुझे भी किताब चाहिए, मुझे महत्वपूर्ण है। मुझे किताब भी चाहिए, किताब महत्वपूर्ण है। आपने कक्षा 9वीं में, कक्षा 10वीं में और अब ये निपात के बारे में पुस्तकों में पढ़ा हुआ है, पाठ्य पुस्तकों में पढ़ा हुआ है। आप निपात, ही, भी, तो का प्रयोग करते हुए 3-3 वाक्य बनाइए। साथ ही ऐसे 2 वाक्यों का निर्माण कीजिए जिसमें ये तीनों निपात एक साथ हों। तो बड़े अच्छे ढंग से किया जा सकता है। अब एक वाक्य देखिए, मुझे जाना है, मुझे ही जाना है। तो मुझे जाना है, ये सामान्य सूचना है। मुझे ही जाना है यानी कोई अन्य नहीं जाएगा। मुझे भी जाना है और मुझे जाना है। मुझे जाना है सामान्य सूचना, मुझे भी जाना है अर्थात कुछ और लोग जा रहे हैं और उसमें से मैं भी शामिल होऊंगा। तुम चालाक हो, तुम तो चालाक हो। तुम चालाक हो उस व्यक्ति के बारे में कहा जाए। तुम तो चालाक हो यानी उस समूह में बाकी अन्य लोग चालाकी नहीं करते हैं, लेकिन वह व्यक्ति चालाकी करता है। तो इस तरह से वाक्य में अलग प्रभाव पड़ जाता है निपात के कारण। निपात का प्रयोग सोच समझ के करना चाहिए, नहीं तो ऐसे ही वाक्यों से आपके बड़े बड़े इतिहास का पता चल जाता है। अर्थात कई बार अनायास ही व्यक्ति कह देता है ऐसी बातें और उसका अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।